Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर व्यूअर्स विथ आवर बिजनेस लॉ। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा मॉड्यूल 1 और चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है। उस चैप्टर को देख के आपके मन में सवाल आएगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, रेस्ट अश्योर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ें हमने नहीं की है उसका रेफरेंसेस बहुत डिटेल में हमको आगे मिलेगा, जहाँ पे हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों, ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी, उसको थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस कम देंगे। कंप्लीटली हम कुछ भी नहीं ओमिट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो सब कुछ, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम प्लान करके पढ़ेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है। जो चीज़ें नहीं हुई, आई रिपीट माई सेल्फ, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई उसका रेफरेंसेस हमको आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। हम वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 2 एवरीवन। मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ कंपनी बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 3। मैम, ये कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है, ये कहीं पे पढ़ा हुआ सा लग रहा है। जी हाँ बच्चों, ये बिजनेस लॉ में कैसा है ना, जब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना, उसमें कुछ तो ऐसे टर्म्स आते हैं जिसका रेफरेंसेस पास्ट में पढ़ा हुआ चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड होता है। इसीलिए बुक में भी चीज़ें रेपिटेटिव आपको दिखती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और एक बार इसे देख लीजिए। पर ये हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है तो हम पहले यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स देख के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। 7 और मोर मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन्स फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 1 person for 1 person company which is also a private company। बच्चों, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिए, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। आपके एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स आने की तैयारी हम साथ में कर रहे हैं और आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ये गारंटी देते हैं हम। बच्चों, स्टार मार्क कीजिए exemption and privileges। Understand exemption and privileges available to a private company। मैडम, ये क्या बोल रहे हो, exemption and privileges available to a private company? याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, एक प्राइवेट कंपनी क्या थी। याद कीजिए, याद कीजिए, वो एक प्राइवेट कंपनी क्या थी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसको शुरू करने के लिए, जिसका इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कम से कम 2 जन वी नीडेड 2 members टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी। जी हाँ, उसमें दो कंडीशंस दी गई थी। फर्स्ट, उस प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। जी हाँ, वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के किसी भी पर्सन को वो शेयर्स नहीं बेच सकता। मतलब वो शेयर्स जो है वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है। दे कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी मोर देन 200। ये हमने पढ़ा था, ये हम जानते हैं। बस उसी के चलते आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है एग्जम्पशन एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी इंजॉय करती है? तो सबसे पहला है मिनिमम नंबर of members। I want you all to underline it, minimum number of members। बच्चों, number 2 under section 3 subsection 1 clause B। number 2, हम जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें हमें कम से कम 2 मेंबर्स लगते हैं। तो क्या होता है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो 2, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कम हो गए,
आप ध्यान दीजिए, जो कंडीशन थी प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए, वो कंडीशन क्या थी कि भैया उसमें कम से कम 2 मेंबर्स लगेंगे। बाई चांस उसमें 2 मेंबर्स से कम, यानी अभी सिर्फ एक ही मेंबर बचे हैं, नीदर, तो उस केस में पहले क्या होता था, 2013 एक्ट के पहले के एक्ट में क्या होता था और अब क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, 2 members, if the number of members falls below 2, neither unlimited liability for continuing partner any members nor compulsory winding up will follow as it was under the provisions of 1956 Companies Act। मैं बात कर रही हूँ कंपनीज एक्ट 2013 की। इसके पहले हमने पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा है बट हमारे पहले वाले लोगों ने पढ़ा था, हमारे हायर स्टैंडर्ड जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 भी पढ़ा था। बट जो 1956 के अंतर्गत ऐसा लिखा था कि एक प्राइवेट कंपनी जिसमें कम से कम दो मेंबर्स होना ज़रूरी है, अगर वो 2 से कम होता है तो वो जो एक मेंबर बचा है ना उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। ये एक कंडीशन थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हम जानते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हम जानते हैं बच्चों। ये है पहली कंडीशन कि अगर एक ही मेंबर है तो दूसरा मतलब एक जो मेंबर बचा है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा और कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप में जाएगा। कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप प्रोसीजर में जाएगा, यानी कंपनी में कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी कंपलसरी बंद हो जाएगी, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। जी हाँ, ये 1956 के अंदर था। अभी 2013 के अंदर ये प्रिविलेज दिया गया है कि अगर 2 की जगह पे एक मेंबर बचा है तो ना ही कंपनी बंद होगी, ना ही कंपनी का जो एक मेंबर बचा है, 2 के जगह पे सिर्फ एक मेंबर बचा है, ना ही उसका लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। ये भी अभी ये प्रिविलेज प्राइवेट कंपनी एंजॉय करेगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एग्जम्पशन, सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जम्पशन फ्रॉम presentation, underline cash flow statement if private company is a small company। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, मैडम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? अरे भाई, हम कॉमर्स स्टूडेंट है, अकाउंट्स तो हमारे रग रग में बसा है, हम तो जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जी हाँ, मैं जानती हूँ, आप जानते हो, फिर भी मैं चाहती हूँ एक बार आप ध्यान दीजिए बच्चों। सारी कंपनीज का मैंने आपको कल भी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, सारी कंपनीज को अपना एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, राइट? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, तो बच्चों उसमें आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न्स, विच इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी में इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश फ्लो का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कंपनी में इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश फ्लो का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है? एग्जम्पशन, यानी अभी आपको इसमें से माफी मिल गई है। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ प्राइवेट कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। जी हाँ मैडम, हम प्राइवेट कंपनी तो जानते हैं, अभी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। वो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉलर कंपनी, ओनली 200 मेंबर्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट्स एवरीथिंग वी नो नाउ। बट बच्चों, प्राइवेट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है अगर वो प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल कंपनी है। अभी आप बोलोगे मैडम स्मॉल कंपनी क्या होती है यार, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, हमें नहीं मालूम है। जी नहीं, ये भी काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए बच्चों, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनी के बारे में सिखा रही हूँ। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी फर्स्ट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, यानी बाय डिफॉल्ट स्मॉल कंपनी हैज टू बी फर्स्ट अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहला स्मॉल कंपनी का होने का सबसे पहला कंडीशन है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, क्योंकि विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। और सेकंड कंडीशन है बच्चों उसका पेड अप शेयर कैपिटल। अभी रुको, वेट, व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल? बच्चों ये अकाउंट्स में हमने बहुत सारी बार पढ़ा है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। एक शॉर्ट में समझाऊँ तो जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब एक कंपनी को बनाया जाता है, तब कंपनी का जो शेयर कैपिटल उसके मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में जब जहाँ भी लिखा है कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल इतना होगा लाइफ टाइम तक,
उसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। कंपनी अपने लाइफ तक, पूरे लाइफ स्पैन में इतना कैपिटल रेस कर सकती है, इतना कैपिटल रेस कर सकती, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये मेमोरेंडम में लिखा होता है। अब बात करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। वो पोर्शन, दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑलरेडी बीन रेज्ड, विच इज ऑलरेडी बीन रेज्ड, वो रेज हो चुका है, उतना पैसा हमने लोगों के पास से ले लिया है, शेयर्स के तरफ से हमने, शेयर्स के माध्यम से हमने ये पैसा पब्लिक के पास से या प्राइवेटली हमने ये रेज कर लिया है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोल रहा है, वो कंपनी स्मॉल कंपनी होगी सबसे पहला, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, यानी वो पब्लिक कंपनी नहीं है। सेकेंड, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम यानी 50 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट मोर देन 10 करोड़। ये कंडीशन है बच्चों, अगर कोई कंपनी ये कंडीशंस फुलफिल करती है तो ही वो कंपनी एक स्मॉल कंपनी होने के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। सबसे पहले तो स्मॉल कंपनी बनने के लिए वो एक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, उसका शेयर कैपिटल 50 लाख और उससे ज़्यादा हो सकता है, बट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पहला कंडीशन है। एंड यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ही कंपनी स्मॉल कंपनी के लिए क्वालिफाई करेगी। टर्नओवर, बच्चों टर्नओवर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो व्हाट टर्नओवर इज, हम अकाउंट्स इतने सालों से कर रहे हैं। टर्नओवर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट बट नॉट मोर देन 100 करोड़। बच्चों अगर ये कंडीशन, ये दो कंडीशन अगर कंपनी ने फुलफिल कर ली, इंक्लूडिंग दैट कंपनी शुड नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, इट शुड बी अ प्राइवेट कंपनी, शेयर कैपिटल का लिमिट देख लिया और टर्नओवर का लिमिट देख लिया, अगर ये कंपनी फुलफिल करती है तो वो कंपनी क्वालिफाई हो जाती है एक स्मॉल कंपनी बनने के लिए। अभी ध्यान दीजिए, अगर एक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और उसी के साथ, अगर एक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और उसी के साथ अगर वो एक स्मॉल कंपनी भी कहलाती है क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल की अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 प्राइवेट कंपनीज आर एग्जम्प्ट हो जाते हैं फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ इट क्वालिफाइज एज अ स्मॉल कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। जी हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर जो भी कंडीशंस दिए हैं वो अगर हमारी प्राइवेट कंपनी ने क्वालिफाई कर दिए तो हमारी प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी भाई, स्मॉल कंपनी। और जैसे ही हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी बन गई तो अभी हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है क्योंकि स्मॉल कंपनी वैसे भी एग्जम्प्ट है, स्मॉल कंपनी वैसे भी एग्जम्प्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। तो भैया हम भी एग्जम्प्ट हो गए अगर हमारी प्राइवेट कंपनी भी स्मॉल कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी का क्या क्या कंडीशन था ये हम जस्ट पढ़ चुके हैं। थर्ड इज बच्चों प्राइवेट कंपनी कैन अवेल, अंडरस्टैंड, private company can avail exemptions applicable to a small company if it satisfies the conditions stipulated under section 2 subsection 85। जी हाँ, बहुत ही लॉजिकल है भैया। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 अगर हमने वो कंडीशन फुलफिल की, 3 कंडीशंस थी याद कीजिए, अब भी हमने जस्ट पढ़ा था, वो 3 कंडीशंस अगर हमने फुलफिल की, वैसे 2 कंडीशन है बट ऑब्वियसली वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो तीसरी कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन थी। ये तीनों कंडीशन हमने अगर फुलफिल की, पेड अप शेयर कैपिटल फर्स्ट, टर्नओवर सेकेंड एंड उसके ऊपर लिखा था हमारा द कंपनी शुड नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, अगर ये तीनों हमने सेटिस्फाई कर लिया तो सारे प्रिविलेजेस, एग्जम्पशंस जो एक स्मॉल कंपनी के लिए अवेलेबल है, सारे प्रिविलेजेस जो एक स्मॉल कंपनी के लिए अवेलेबल है वो हमारी प्राइवेट कंपनी को भी अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, प्राइवेट कंपनी कैन अवेल एग्जम्पशंस अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी अंडर द एक्ट or notified by central government under section 462 underline if it meets the definition of the small company। obviously बच्चों उसको सारे conditions fulfill करने पड़ेंगे तो उसको exemption मिल जाएगा। minimum paid up share cap, I want you to give it a star mark। ध्यान दीजिए, minimum paid up share capital, मैडम paid up share capital अभी हमने just पढ़ा, paid up share capital का मतलब हमने just पढ़ा,
एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम तक कभी भी रेस कर सकती है, वो जो लिमिट होती है उसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं, उसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी कभी भी रेस कर सकती है ये कैपिटल, इसे ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। और वो कैपिटल जिसमें से मान लीजिए ये 10 करोड़ है, मान लीजिए ये 10 करोड़ है, और उसमें से पेड अप शेयर कैपिटल यानी वो विच इज ऑलरेडी रेज्ड यानी इतना पैसा कंपनी ने ऑलरेडी ले लिया है। मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए है, मान लीजिए वो 1 करोड़ है, तो ये लाइफ टाइम तक कभी भी रेस कर सकते हैं। और ये जो है पेड अप शेयर कैपिटल ये ऑलरेडी रेस हो चुका है। बच्चों इसमें एक चेंज आया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। पहले कहता था कि एक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी बनना है, एक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी बनना है तो कम से कम 1 लाख रुपए उसमें होने ही चाहिए मिनिमम। बच्चों मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, तो ही वो कंपनी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से इनकॉर्पोरेशन उसको मिलेगा, तो दैट कंपनी will be incorporated as a private company. It has to have at least 1 lakh rupees of paid up share capital minimum requirement. अभी ये कंडीशन स्क्रैप कर दी गई है बच्चों, यानी ये जो मिनिमम अमाउंट कंपनीज एक्ट में दिया था, ये जो मिनिमम अमाउंट कंपनीज एक्ट में दिया था प्राइवेट कंपनीज के लिए, ये अभी हटा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो शुरू हो सकती है कितने भी रुपए के साथ, कितने भी पेड अप शेयर कैपिटल के साथ। जो पहले 1 लाख था अभी ये 1 लाख हटा दिया गया है, अमेंडमेंट आया था बच्चों और उसके बाद ही 1 लाख रुपए हटा दिए गए। यानी कंक्लूजन में बोलूँ तो बच्चों 1 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए से कम में कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती थी प्राइवेट कंपनी। अभी पैसे का ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, कितने भी रुपए में कितने भी शेयर कैपिटल के साथ अभी एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। बच्चों ये स्टिपुलेशन हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज बच्चों राइट टू ऑल्टर आर्टिकल्स। अरे यार फिर से आर्टिकल्स आ गया, अरे यार फिर से मेमोरेंडम आ गया। आप ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए। सी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अलग चैप्टर्स आपके बुक में मौजूद है। मॉड्यूल 2 को एक बार विजिट करो, आपके बुक में मॉड्यूल नंबर 2 है, उसके 4-5 चैप्टर्स जितने भी हैं एक बारी सब कुछ देख लो और टेंशन कंप्लीटली भूल जाओ। बच्चों वहाँ पे डिटेल में हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के 2 ऐसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेजर चीज़ें लिखी होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की डे टू डे डीलिंग्स के बारे में लिखा होता है। अभी बात कर रहे हैं ऑल्टर। कभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कंपनी को कोई चेंज करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कंपनी को कोई चेंज करना है तो बच्चों कंपनी को पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन। मैडम ये रेजोल्यूशन क्या है बच्चों, वो भी पढ़ेंगे। आपको और एक कंसेप्ट है आगे मीटिंग्स करके, सेकेंड चैप्टर यानी सेकेंड मॉड्यूल में देखो आपको और कॉन्सेप्ट्स, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, वहाँ पे क्लैरिटी और मिलेगी। अभी के लिए समझ लो कि जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो आर्टिकल्स बनाए थे उसमें अगर आज की डेट में पहले बनाए थे लेकिन आज अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए कंपनी को पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन, यानी शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स का, जो भी चाहिए उसका परमिशन लगता है। उसके बाद आप ये आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हो अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। Subject to the provisions of the act, the conditions contained in as in the memorandum also। अगर आर्टिकल्स में कुछ चेंज कर रहे हो तो एक्ट तो देखना ही है, रूल्स तो देखने ही है, उसके साथ ही साथ कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है वो भी देखना है। इफ एनी कंपनी मे पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मैडम ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशंस होते हैं, वो क्या होता है डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी के लिए होल्ड पे रखो, इसको ऊपर कर दो स्टार मार्क, जब हम पढ़ेंगे ना ये स्टार मार्क हम हटा देंगे।
alter in is article including alteration having the effect of conversion of a private company into a public company। ये भी alteration as of now, ये alteration जो हो रहा है जहाँ हम private company convert कर रहे हैं into a public company, अगर हम ये भी कर रहे हैं बच्चों, ये भी क्या है, ये भी हम फ्यूचर में, यही चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए, लेकिन नॉट राइट नाउ। नेक्स्ट इज बच्चों अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूएशन में है, अभी हम लोग प्रिविलेजेस की ही बात कर रहे हैं। देखिए कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मैम व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? बच्चों मुझे आपका साथ लगेगा, याद कीजिए, हमको मालूम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में अकाउंट्स में भी पढ़ा है। जब एक कंपनी को कैपिटल रेस करना है, जब एक कंपनी अपना कैपिटल रेस करती है, तब वो कंपनी जो है बच्चों वो ऑफ़र देती है लोगों को कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, आप हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट है ना पब्लिक कंपनीज के लिए, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। और एक प्रिविलेज और एक प्रिविलेज, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये नहीं है। अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ on allotment of security unless minimum subscription is received is not applicable to a private company। private company पे ऐसा कोई minimum subscription का condition applicable नहीं है जो कि public company में होता है कि भैया अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स बाहर रेस करने हैं पब्लिक में तो आपको कम से कम 25, ये एग्जाम्पल है बच्चों, कम से कम 25,000 का तो आपके पास एप्लीकेशन आना चाहिए। ऐसे ये एग्जाम्पल है, ये ऐसा कोई कुछ है नहीं, ये एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो है, ये कंडीशन जो है ये प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। ये एक कंडीशन है जो कि अब प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये और एक प्रिविलेज है बच्चों, कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए। नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी ऑन सिक्योरिटी। जब हमें वो लोग जिनको हमारे कंपनी में शेयर्स पैसे इन्वेस्ट करने हैं, शेयर खरीदने हैं, वो लोग जिनको हमारे कंपनी में पैसे लगाने हैं, यानी हम उनको शेयर देंगे, यानी उन्होंने हमारा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, तो वो जब सब्सक्राइब करते हैं ना बच्चों, हमें एप्लीकेशन मनी देते हैं। वो जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है ना बच्चों, वो अगर नहीं भी मिलता है प्राइवेट कंपनी को तो चलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। वेयरएज पब्लिक कंपनी के केस में देखो क्या था, द requirement of minimum 5% of the normal amount of every securities payable on application is applicable only to public offers and not to private placements। यानी प्राइवेट कंपनी अगर पैसा रेज भी कर रही है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स, अगर प्राइवेट कंपनी पैसा रेज भी कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी चुनिंदा लोगों को वो अपने शेयर्स दे रही है, मार्केट में लगा रही है लेकिन चुनिंदा लोगों को शेयर्स दे रही है, तो भी मिनिमम मनी जो है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है, वो कंडीशन प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों ये सारी चीज़ें हैं ना रेलेवेंट तभी लगेगी दिमाग में जब हम हमारे अकाउंट्स को भी एक बार याद करेंगे। एप्लीकेशन मनी क्या था, सब्सक्रिप्शन मनी क्या था, अलॉटमेंट क्या था, ये हम भी पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा पहले आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसमें भी। जी हाँ, एप्लीकेशन मनी जो कम से कम 5% एक पब्लिक ऑफर में मिलना चाहिए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल, कंटिन्यूएशन में ही है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कंटिन्यूएशन में है। शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी, अरे यार एक नई चीज़ आई है, ये क्या है मैडम, स्वेट इक्विटी नीड नॉट कंप्लाई विथ सेबी। अरे यार ये क्या सेबी है, रेगुलेशन अंडर सेक्शन 54(1)(d। बच्चों दो नई चीज़ें पढ़ने जा रहे हो। स्वेट इक्विटी क्या होता है मैडम? बच्चों जब कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, अगर वो शेयर्स अपने की एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट को ही इश्यू कर, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को इश्यू कर रही है, नॉट एट अ प्रीमियम प्राइस बट एट पार,
और जो भी कंडीशन है उसमें रेस कर रही है, उसे स्वेट इक्विटी कहते हैं। अगर आपको कोई भी पूछेगा आज के बाद मैडम स्वेट इक्विटी का मतलब क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा बेटा स्वेट इक्विटी का मतलब क्या है, ऐसी शेयर्स which is to be raised, I mean the shares which has to be issued to employees, key employees or management of the company by the company not at a very premium price is known as sweat equity. जब भी कोई कंपनी स्वेट इक्विटी रेस करती है, जब भी कोई कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करती है, उसे सेबी रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ध्यान देती है इन्वेस्टर्स पे, कंपनीज पे, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मार्केट्स पे, सो दैट इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना हो और चीटिंग किसी के साथ भी ना हो, गलत ना हो मार्केट में, उसे सेबी कहते हैं। सेबी रेगुलेशंस होते हैं बच्चों, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है वैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट भी होता है बच्चों। लेकिन ये जो स्वेट इक्विटी है ना, ये जब एक नॉर्मल कंपनी इश्यू करती है ना तो उसे सेबी रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अभी 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 अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और वो स्वेट इक्विटी इश्यू कर रही है, यानी शेयर्स अपने ही खुद के अंदर के एम्प्लॉयज़ को दे रही है, की एम्प्लॉयज़ को दे रही है, मैनेजमेंट को दे रही है स्वेट इक्विटी के फॉर्म में, तो उनको सेबी रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट, underline, need not comply with SEBI regulation. Where the equity shares of the company are listed on the recognized stock exchanges, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by the SEBI. In this behalf, if they are not listed, of course, अगर private company है तो वो listed shares तो दे ही नहीं सकती है बच्चों। listed यानी shares has been listed on the stock exchanges, NSE, BSE, etc. The sweat equity shares should be issued in accordance with such rules as may be prescribed. लेकिन अगर आपकी लिस्टेड नहीं है तो आपको सेबी रेगुलेशन ऑब्वियसली जानने की, समझने की और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर एनओसी फ्रॉम सेबी फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 66 सब सेक्शन 2। बच्चों एक एनओसी चाहिए होती है अगर आपको शेयर कैपिटल रिडक्शन यानी शेयर कैपिटल कम करना है। मान लीजिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल आज के दिन में 10 लाख रुपए है। मान लीजिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल आज के दिन में 10 लाख रुपए है, वो अगर कंपनी को कम करके 5 लाख करना है तो देखो क्या होता है ना, हमें एनओसी लगती है और देना किसको होता है, सेबी को। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम तो लिस्टेड है ही नहीं भैया। ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड to give notice on application for reduction of share capital to SEBI, inviting its real representatives and objections within 3 months. This applies only to listed company. हमारे लिए ये चीज़ applicable नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी, हमारी कंपनी लिस्टेड है ही नहीं भैया, बराबर। नॉट बार्ड फ्रॉम गिविंग। अच्छा, लिस्टेड कंपनी का अगर मतलब अभी भी डिटेल में नहीं समझा है तो जब हम प्राइवेट कंपनी तो हम पढ़ ही रहे हैं बच्चों, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। नॉट बार्ड फ्रॉम गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परचेज इट्स शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बच्चों। Not barred from giving financial assistance to purchase its shares of its holding company. A private company is not barred from giving financial assistance. एक private company को रोका नहीं गया है financial assistance देने से for the purchase or subscription of person for any shares in the company or in its holding company. Such financial assistance may be by means of loan, guarantee, provisions of security or otherwise. Such financial assistance may be direct or indirect. Any private company can give financial assistance. But your next is no need to file declaration of solvency for buyback of shares. हम जानते हैं buyback क्या होता है, नहीं जानते तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब एक कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हो, जब एक कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू किए हो और वो इश्यूड शेयर्स कंपनी वापस खरीदती है,
वो इश्यूड शेयर्स अगर कंपनी वापस खरीदती है उसे बायबैक कहते हैं। वो कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो उसने एक ज़माने में बेचे थे वो वापस खरीदती है, पैसा देती है और ये शेयर्स को कैंसिल करती है और अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है। शेयर्स विद सेबी प्रोविजन 68 सबसेक्शन 6 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कंपनी को देना होता है एंड साइंड एंड अडॉप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इज नॉट नीडेड टू बी फाइल्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के साथ सभी के पास फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो भैया प्राइवेट कंपनी है। आगे बढ़ेंगे। नो नीड ऑफ रिटर्न ऑफ बायबैक विद सेबी। जैसे ही हमने ये वाला कंडीशन नहीं किया, हमको ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। रिटर्न्स कंटेनिंग पर्टिकुलर रिलेशन टू द बायबैक नीड नॉट बी फाइल्ड विद द सेबी। सेबी के साथ ये भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों है नेक्स्ट है मीटिंग्स। आप बोलोगे मैडम ये क्या मीटिंग्स की बात कर रहे हो? बच्चों आपके मॉड्यूल नंबर 2 में ध्यान दीजिए, मॉड्यूल नंबर 2 में मीटिंग्स करके पूरा चैप्टर है। मॉड्यूल नंबर 2 में मीटिंग्स करके पूरा चैप्टर है। बच्चों वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि मीटिंग्स क्या होती है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एजीएम क्या होता है, आरओसी क्या होता है। वहाँ पे पर्सनली कोरम के बारे में जानेंगे। बच्चों ये वहाँ पे पर्सनली सीखेंगे। अभी के लिए इसको स्टार मार्क कीजिए और इसे होल्ड पे रख दीजिए। बच्चों वहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कोरम मतलब कम से कम कितने लोग एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में आने चाहिए, कितने लोग कम से कम आएंगे तो वो कोरम फुलफिल करेगा, कितने लोग को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है, ये हम सब वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू रीच आउट अस इन द कमेंट सेक्शन। डरिएगा मत, जो चीज़ें नहीं हुई है वो ओमिट नहीं की गई है, वो फ्यूचर के लेक्चर्स में ज़रूर हम देखेंगे। और बच्चों ये लेक्चर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।